जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कई सारे अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें रशिया के नया एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट से शुरू करके रशियन के A2260 हेलीकॉप्टरों के लिए बनाया गया नया इंजन के डिटेल भी होगा। जबकि साथ में आप लोगों को इंडिया द्वारा रशिया से खरीदे जाने वाले स्टेल्थ फ्रिगेट के इंजनों को लेके भी नया जानकारी दूंगा। जबकि वीडियो के सबसे आखिर में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया और एक फालतू का बयान के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर के क्षेत्र में भी रशिया अमेरिका के बराबरी करने के लिए बीते कई सालों से प्रयास कर रहा है। वैसे अगर देखें तो रशिया के पास बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का क्षमता तो है, लेकिन रशिया की इकोनॉमी बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बड़ा मुश्किल बना हुआ है। और दोस्तों इसे ही दूर करने के लिए अब रशिया द्वारा एक और ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढा जा रहा है, और ये तरीका है छोटे आकार के किफायती एयरक्राफ्ट कैरियर। और खाली छोटे आकार का नहीं, बल्कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक यूनिक डिजाइन का होगा जो बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी चुनौती दे पाए। रशिया के इसी काम को पूरा करने के लिए रशियन नेवेस्की डिजाइन ब्यूरो की तरफ से एक यूनिवर्सल सी शिप का डिजाइन दुनिया के सामने लाया गया। दोस्तों इसका नाम वरन रखा गया है। वरन एक एयरक्राफ्ट कैरिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक ऐसा जहाज जो एयरक्राफ्टों को भी कैरी कर सके। बेसिकली इस तरीके के जहाजों को तो एयरक्राफ्ट कैरियर ही कहा जाता है, लेकिन रशिया जो डिजाइन को सामने लाया है ये थोड़ा अलग और एक तरीके से कहे तो काफी हद तक ऑटोनोमस होगा। मतलब रोबोटिक तरीके से बहुत सारे कामों को ये जहाज अंजाम दे पाएगा। ये जहाज कम से कम 24 मल्टीपर्पज एयरक्राफ्टों को कैरी कर पाएगा, जबकि इसके अलावा 6 हेलीकॉप्टर और करीब करीब 20 अनमैन एरियल व्हीकल इसमें डिप्लॉय किया जा सकता है। जहाज के वजन 45,000 टन के आसपास होगा, जबकि इसका लंबाई 250 मीटर से अधिक और चौड़ाई करीब करीब 65 मीटर के आसपास होगा, जबकि जहाज के ड्रॉट करीबन 9 मीटर के आसपास होगा। ये जहाज 26 नॉट की स्पीड से दौड़ सकेगा, ऐसा रशियन अथॉरिटी की तरफ से भी कहा जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा इससे भी एक छोटे आकार के ऐसे ही जहाज का कॉन्सेप्ट रशिया के ये नया डिजाइन ब्यूरो की तरफ से रखा गया है, जिसका नाम यूनिवर्सल लैंडिंग शिप रखा गया। दोस्तों यूनिवर्सल लैंडिंग शिप के वजन 30,000 टन के आसपास होगा, जबकि इसका लंबाई पहले वाले जहाज की तुलना में थोड़ा कम और करीब करीब 220 मीटर के आसपास होगा। इसके अलावा इसका चौड़ाई भी पहले जहाज की तुलना में कम और करीबन 42 मीटर के आसपास होगा, और ड्रॉट करीबन पहले जहाज से 2 मीटर कम, मतलब करीबन 7 मीटर के आसपास होगा। ये जहाज थोड़ा ज्यादा रफ्तार वाला जहाज होगा और करीबन 24 नॉट्स की स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। पर इसमें कितने एयरक्राफ्टों को कैरी किया जा सकेगा या कितने हेलीकॉप्टर और अनमैन एरियल व्हीकल इसमें तैनात होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। दोस्तों संभावित ये एक तरीके का हेलीकॉप्टर कैरियर या लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक हो सकता है, जिसे रशिया द्वारा एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने लायक तब्दील किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है रशिया के KA-2260 हेलीकॉप्टर को लेके। आप सब लोगों को पता ही होगा कि ये रशिया के एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, जिसे भारत द्वारा खरीदने के लिए भी रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा है। अब इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को लेके खुलासा किया गया है कि इसमें और फ्रेंच निर्मित टर्बोमैका टर्बोशाफ्ट इंजनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि अब रशिया खुद के ही बनाया हुआ एक नया इंजन को इसमें इस्तेमाल करेगा। हाल ही में रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बयान जारी करते हुए नया इंजन VK650V का जानकारी दिया गया। दोस्तों रोस्टेक कॉर्पोरेशन के मुताबिक इन इंजनों को ही अब KA-2260 हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि रशिया द्वारा यह नया डिसीजन इसीलिए लिया गया क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन की वजह से रशिया को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और डुअल यूज इस तरीके के इक्विपमेंट रशिया अब यूरोप से हासिल नहीं कर पा रहा है। वैसे अगर देखें तो रशिया के पास कई सारे हेलीकॉप्टरों के इंजन है जो रशिया द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन इनमें से ज्यादातर अब सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन के पास पहुंच गया। इसी वजह से रशिया द्वारा ऐसे इक्विपमेंटों को इम्पोर्ट किया जा रहा था। पर अब देखना यह है कि इंडिया और रशिया के बीच में जो नया हेलीकॉप्टरों को लेके बातचीत हो रहा है, उनमें कौन सा इंजनों का इस्तेमाल का बात कहा जाता है। पर भारत के पास भी खुद के हेलीकॉप्टरों के इंजन है, जिसका इस्तेमाल भारत इसमें कर सकता है। फिलहाल रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो नया इंजन है 2022 से 2023 के अंदर हेलीकॉप्टरों में इंस्टॉल किया जा सकता है, लेकिन देखना अब ये है कि भारत के लिए कौन सा ज्यादा सुइटेबल होता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो फ्रेंच इंजनों को रशिया द्वारा अब तक इसमें इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे लेके ये भी कहा जाता है कि ये 610 SHP से लेके 720 SHP तक पावर जनरेट कर सकता है, और करीबन 3000 घंटे तक इन इंजनों को कोई किसी तरीके का मरम्मत या देखरेख का जरूरत नहीं पड़ता। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है इंडिया के स्टेल्थ फ्रिगेट को लेके। जो स्टेल्थ फ्रिगेट इंडिया द्वारा रशिया से खरीदा जा रहा है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि 4 स्टेल्थ फ्रिगेट इंडिया और रशिया के बीच में एक समझौते के तहत इंडियन नेवी को मिलेगा, जिनमें से 2 फ्रिगेट तो रशिया में बनेगा, लेकिन बाकी के 2 फ्रिगेट रशिया की मदद से भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेगा। और अब सुनने को आ रहा है कि रशिया में बनने वाले इन फ्रिगेटों के लिए यूक्रेनियन इंजन इंडिया हासिल कर चुका है। आप सब लोगों को ये भी पता होगा कि पहले तो इन फ्रिगेटों को रशियन नेवी के लिए ही बनाया गया था,
लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच में 2015 में जो क्राइमिया का क्राइसिस हुआ, उसके बाद यूक्रेन की तरफ से रशियन नेवी के लिए इंजनों के सप्लाई को बंद कर दिया गया और ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुके इन जहाजों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल पैदा हुआ। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में रशिया और यूक्रेन दोनों को ही बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि यूक्रेन के इंजन अगर रशिया को सप्लाई नहीं किया जाएगा तो रशिया के जहाज नहीं बनेगा, और ऑलरेडी बना हुआ इंजन अगर यूक्रेन के पास रह जाता है तो यूक्रेन को भी आर्थिक नुकसान हो सकता था। बीच के रास्ते को अपनाते हुए दोनों देशों के द्वारा भारत को चुना गया और यूक्रेन भारत को इंजन बेचने के लिए तैयार हो गए और रशिया भी भारत को जहाज बेचने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों इन 4 जहाजों में जो 2 जहाज फिलहाल रशिया में बन रहा है, उसका इंजन के सप्लाई का खबर ये जताता है कि जल्द ही भारत को 4 में से पहला जहाज का डिलीवरी भी हो जाएगा। माना जा रहा है कि रशिया में बनने वाले पहला जहाज इंडिया को 2022 तक मिल सकता है, जबकि दूसरा जहाज का डिलीवरी 2023 में ही संभव होगा। जबकि इंडिया में जो जहाज बन रहा है उनमें से भी पहला जहाज इंडिया को संभावित 2024 या 2025 के दरमियान मिल सकता है, जबकि उसके 1 साल के बाद दूसरे जहाज का डिलीवरी भी संभव हो पाएगा। दोस्तों एडमिरल गोश्कोव क्लास के इन जहाजों को अब तक के रशिया के द्वारा निर्मित किया गया सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा स्टेल्थी फ्रिगेट्स माना जा रहा है, जबकि इसके ही पेरेंट क्लास के जहाज मतलब तलवार क्लास के जहाज ऑलरेडी इंडियन नेवी में है। इसे इंडियन नेवी में तलवार क्लास के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा, लेकिन तलवार क्लास से ज्यादा फायर पावर और ज्यादा स्टेल्थी होने की वजह से इन जहाजों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इवन सुनने को तो ये भी है कि इन जहाजों में रशियन निर्मित हथियारों के अलावा भारत निर्मित हथियार और ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जबकि इसके अलावा कुछ आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल और नेविगेशन डिवाइसेस को भी लगाया जा रहा है ताकि जहाजों के ताकत को और मजबूत किया जा सके। और दोस्तों वीडियो के सबसे आखिर में मैं आप लोगों को पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से दिया गया एक बयान या फिर कहे तो मारा गया एक बर्की के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की तरफ से पाकिस्तानी निजी टीवी में बयान देते हुए अपनी जनता को खुश करने के लिए कहा गया कि कोई भी अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान के महत्व को इग्नोर नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो बयान शाह महमूद कुरैशी की तरफ से आया है, ये बेसिकली अमेरिका में नया गवर्नमेंट आने के बाद आया और ये टोटली पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका था। आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के चाटुकार गवर्नमेंट आया है, तब से पाकिस्तान का हालत ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान घर के अंदर भी बेइज्जत हो रहा है और घर के बाहर भी बेइज्जत हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का दर बढ़ना हो या कर्ज का जाल में पाकिस्तान जिस तरीके से धंसता जा रहा है वो हो, हर मामले में फेल होने के बाद जब पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के मामले में भी मुखी खाना पड़ रहा है, तो इस तरीके का बयान पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है। दोस्तों फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी द्वारा बताया गया कि कोई भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पाकिस्तान को इग्नोर किया गया और ये इग्नोरेंस डोनाल्ड ट्रंप के समय में नहीं बल्कि बराक ओबामा के समय से ही आ चुका था, जब पाकिस्तान को हथियार के सप्लाई बंद किया गया और F-16 के डील को भी रद्द किया गया था। इवन डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो ये काफी हद तक बढ़ चुका था, जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने वाले भीख को भी रद्द कर दिया गया और हथियार के सप्लाई तो दूर का बात मिलिट्री एक्सरसाइज को भी डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रद्द कर दिया गया था। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मिडिल ईस्ट के देश जिन्हें पाकिस्तान अपना सबसे करीबी दोस्त या भाई देश मानता है, उन देशों की तरफ से भी बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को उसका औकात दिखाया गया। चाहे सऊदी अरबिया की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया उधार वापस लेना हो या यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से पाकिस्तान के लोगों के वीजे को रिजेक्ट किया जाना हो। इवन आप सब लोगों को वो भी पता होगा कि जब इमरान खान के एयरक्राफ्ट को भी सऊदी अरबिया द्वारा वापस ले लिया गया था। और एयरक्राफ्ट का बात आता है तो हाल ही में मलेशिया में घटे हुए घटना के बारे में तो आपको पता ही होगा, किस तरीके से मलेशिया के अंदर पाकिस्तानी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट को रोक के वहां से नागरिकों को उतार दिया गया और एयरक्राफ्ट को सीज कर लिया गया। इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के इज्जत बाहर में कैसा है और किस तरीके से शाह महमूद कुरैशी द्वारा पीठ थपथपाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।